हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या पावर शेयर करना कंट्री को वीक बनाता है या स्ट्रांग? अगर आपको लगता है कि पावर शेयर करना कंट्री को वीक बनाता है तो आज के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में पावर एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं होती, पावर डिवाइड होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर विच मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव विच कैरीज आउट लॉज एंड जुडिशियरी विच इंटरप्रेट लॉज। इस चैप्टर में हम इसी आइडिया को और आगे समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दो कंट्रीज की स्टोरी से, बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, एरिया में हरियाणा से भी छोटा, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, और इसका जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 1 करोड़ है। चलिए बात करते हैं बेल्जियम मैप के पार्ट्स की। जो आपको ये छोटा सा ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, दैट इज द ब्रसेल विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। येलो पोर्शन दैट इज द फ्लेमिश, दिस रेड पोर्शन दैट इज द वलून एंड दिस साइड पोर्शन दैट इज द जर्मन। अब हम बात करेंगे द प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम। अब प्रॉब्लम क्या थी बेल्जियम में? जो मेन प्रॉब्लम थी दैट इज द डाइवर्सिटी। यहां अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। लगभग 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल, और ब्रसेल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब थोड़ा सोचो कि कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं और पूरे कंट्री में कम है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा रिच और पावरफुल थे और इसी वजह से डच स्पीकिंग लोगों को बुरा लगता था। 1950s और 1960s के टाइम पर दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ा और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्रसेल में थी, क्योंकि कंट्री में डच मेजोरिटी में था लेकिन कैपिटल में फ्रेंच मेजोरिटी में थे। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एक ग्रुप अपनी पावर थोपने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा और कंट्री टूट भी सकता है। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं श्रीलंका। अब चलिए देखते हैं श्रीलंका का केस। श्रीलंका इंडिया के पास एक आइलैंड कंट्री है, यहां भी डाइवर्सिटी है। लगभग 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं और 18% लोग तमिल बोलते हैं। तमिल के दो टाइप्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। रिलीजन भी अलग अलग है, सिन्हालाज मोस्टली बुद्धिस्ट हैं और तमिल्स मोस्टली हिंदूज या मुस्लिम हैं, और 7% क्रिश्चियन थे जो तमिल और सिन्हाला दोनों हैं। अब यहां आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है मेजोरिटी जो चाहे वही करे और माइनॉरिटी की बात को इग्नोर कर दे। गवर्नमेंट पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका में गवर्नमेंट ने क्या किया? 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसमें कि सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद जॉब्स और एजुकेशन में सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि स्टेट बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करेगा। अब इससे क्या होगा आगे देखते हैं। इंपैक्ट ऑन तमिल्स। अब सोचो तमिल्स को कैसा फील हुआ होगा। उन्हें लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए तमिल्स ने क्या किया? डिमांड किया। क्या डिमांड किया? कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया जाए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और उन्हें अपना रीजन कंट्रोल करने की पावर मिले। लेकिन उनकी डिमांड्स को बार बार रिजेक्ट कर दी गई। फिर क्या हुआ? इसके बाद आता है दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड द सिविल वॉर। 1980s तक सिचुएशन और खराब हो गई और कुछ ग्रुप्स ने डिमांड की कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए, तमिल एलम, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में।
धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिविल वॉर में चेंज हो गया। सिविल वॉर क्या होता है? तो सिविल वॉर का मतलब होता है अपने ही कंट्री के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इस वॉर में हजारों लोग मरे, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ करके रेफ्यूजी बन गए और कंट्री की इकोनॉमी और डेवलपमेंट दोनों को नुकसान हुआ और ये वॉर 2009 में जाकर के खत्म हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब वापस चलते हैं हम बेल्जियम पर। बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया। बेल्जियम के लीडर्स ने समझा कि अगर कंट्री को यूनाइटेड रखना है तो सबको रिस्पेक्ट और इक्वल पावर देनी पड़ेगी। 1970 एंड 1993 के बीच उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है बदलाव किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या किया, मतलब कि बेल्जियम ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया ताकि उनके कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रखा गया। कुछ स्पेशल लॉज के लिए दोनों ग्रुप्स की अप्रूवल जरूरी बनाई गई। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई। थर्ड, ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहां दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। फोर्थ, और एक इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो लैंग्वेज के बेसिस पर काम करती है। ये गवर्नमेंट कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजन लेती है। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सक्सेसफुली काम कर रहा है। नाउ रिजल्ट्स इन बेल्जियम। अब ये सब कुछ फॉलो करने के बाद बेल्जियम में क्या रिजल्ट मिला? तो सबसे पहला जो रिजल्ट मिलता है वो है कि बेल्जियम में कोई सिविल वॉर नहीं हुआ और कंट्री यूनाइटेड रहा। अब दोनों कंट्रीज से क्या कंक्लूजन निकलता है? बेल्जियम हमें यह सिखाता है कि पावर शेयर करने से यूनिटी स्ट्रांग होती है और वही श्रीलंका हमें सिखाता है कि अगर मेजोरिटी अपनी पावर थोपती है तो कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन होता है। अब समझते हैं पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसके 2 मेन रीजन हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रूडेंशियल रीजन, जिसको कि हम प्रैक्टिकल भी बोलेंगे। पावर शेयरिंग से डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और कंट्री स्टेबल रहता है। वही दूसरा रीजन है, दैट इज द मोरल रीजन, जिसको कि हम एथिकल रीजन भी कहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोग अपने आप को गवर्न करें और जब लोगों पर कोई डिसीजन इफेक्ट करता है तो उन्हें उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। अब आते हैं पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पर। सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकता, ना ही वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच और इस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम, जिसमें कि हर एक गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो प्रीवियस गवर्नमेंट से क्या होती है, कम होती है। एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर से क्या है, कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से भी कम है। यानी कि सबसे कम पावर किसका होता है, लोकल गवर्नमेंट का, और सबसे ज्यादा जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरा फॉर्म है सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग, जैसे कि रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट। और एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स का ही एग्जांपल है। फोर्थ हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, डिफरेंट पार्टीज कॉम्पिटिट करते हैं और कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, इसलिए पावर एक ही पार्टी के पास परमानेंटली नहीं रहती है। तो आज के चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन क्या है? ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, साथ ही साथ यूनिटी को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, साथ ही साथ हर एक सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग कोई वीकनेस नहीं है कंट्री का, ये क्या करता है, कंट्री को स्ट्रांग बनाता है। जिस तरह से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को यूज करके अपने कंट्री में यूनिटी बनाया और कंट्री को क्या बनाया, स्ट्रांग बनाया, जिससे कि वहां पर सिविल वॉर नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ठीक उसकी जगह श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया, जिसकी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।